हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं अपना टॉपिक द हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसे कवर करने वाले हैं? हम हड़प्पा की सभ्यता को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं उसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने स्टोन एज को पढ़ रखा है, हमने स्टोन एज में पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ रखा है, हमने मीजोलिथिक के बारे में पढ़ रखा है, आपके नियोलिथिक के बारे में पढ़ रखा है। तीनों के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। उसके साथ साथ मैंने चालकोलिथिक एज के बारे में भी डिटेल वीडियो बना दी है। अब चालकोलिथिक एज के बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा की सभ्यता पे हम आपके आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके पहले का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को जा करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन की, इसमें मैं पूरा सब कुछ कवर करूँगी एक ही वीडियो में। देयर विल बी नो पार्ट्स, कोई पार्ट्स नहीं बनेंगे इस वीडियो के। एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितना कुछ हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं सब कुछ इसमें कवर करूँगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। बीच में वीडियो आप स्किप करोगे तो कुछ फैक्ट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस नदी जो हमारी सिंधु नदी है वहाँ पे ये सभ्यता बसी हुई थी, इसीलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ हम इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रॉन्ज का यूज क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। तो हम क्या बोल सकते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। तीनों क्या हो जाएंगे आपके? सेम चीजें हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आखिर ये हड़प्पा की जो सभ्यता है ये किन एरियाज़ में मोस्टली आपके दिखती है। तो आप मैप में ये चीज़ देख सकते हो कि आपको मोस्टली किस एरिया में इसकी सभ्यता आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका मैं इसमें कुछ फ़ोटोज़ साथ में ऐड करूँ तो आप देखोगे कि वेट, हाँ, तो ये देखिए मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं यहाँ पे। ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख जाएंगी, ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख जाएंगी वहाँ की टाउन प्लानिंग की। ये आपको कुछ एविडेंसेस मिल जाएंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिला करती थी, कैसे कैसे चीज़ें, ऐसे वेल्स टाइप के आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच कर दी है ताकि आपको मतलब क्लियर हो जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें थी। साथ ही साथ मैं आपको अगर एक मैप ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो मैं आपको वेट दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी हड़प्पा की सभ्यता मोस्टली किधर थी। तो इस पार्ट में ड्रॉ करके देख लेते हैं मैप को हम। ओके, वेट, तो हम अगर एक नॉर्मल इंडिया का मैप बनाते हैं ऐसे, मतलब देखिएगा ये ऐसे पे मेरे से बन नहीं रहा है ठीक से। अगर हम ऐसे नॉर्मली चीज़ों को बनाते हैं, नॉर्मल इंडिया का मैप बनाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो इधर वाला पार्ट था इंक्लूडिंग द पाकिस्तान एरिया, इधर वाला जो आपका पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपकी पूरी इधर के पूरे पार्ट में आपकी ये आपके गुजरात वाला एरिया हो जाएगा। इधर वाले पार्ट में आपकी पूरी हड़प्पा की सभ्यता थी। किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप एक लगभग सा मैप अपने माइंड में रख सकते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में पढ़ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डेट इज इसका हम सबसे पहले किसी भी चीज़ का समय देखते हैं, टाइम पीरियड देखते हैं। तो ये 2700 से 1750 BC बिफोर क्राइस्ट इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। कुछ स्कॉलर्स इसे थोड़ा सा आगे पीछे भी बताते हैं, बट अगर हम एक एवरेज देख करके चले तो 2700 से 1750 तक इसका हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। द ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द हड़प्पन लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, ये इसका आप कह सकते हो मेन एरिया, जैसे किसी भी साइट का एक मेन एरिया होता है वैसे ब्रॉन्ज एज जो अर्बन सिविलाइजेशन थी हड़प्पा की वो आपको मोस्टली पंजाब पाकिस्तान वाले एरिया में देखने को मिलेगी। और ये एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी था, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी से हम मानते हैं, इंपॉर्टेंट खोज मानते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट खोज मानते हैं तो ये भी तो पढ़ना जरूरी है कि आखिर इसकी खोज की थी किसने। तो 1853 में जो ब्रिटिश के इंजीनियर है कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एक एक्सकवेटर थे और साथ ही साथ रिसर्चर भी थे। इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स देखी। क्या देखी इन्होंने? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील देखी। सील क्या होती है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि आखिर सील होती क्या है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने सील देखी 1921 में। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्या नाम था? दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पन में से क्या कहते हैं एक्सकवेशंस, यानी कि
चीज़ों को डिस्कवर करना, ढूंढना शुरू किया। और उसी सेम टाइम में आपके हिस्टोरियन रखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को सिंध में, जो सिंध के एरिया में कौन सी साइट प्रेजेंट है आपकी, मोहनजोदड़ो, और दयाराम साहनी ने कौन सी साइट को, हड़प्पा की साइट को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो साइट्स हैं आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। इन दोनों साइट्स का एक्सकवेशन करना शुरू किया, इन दोनों साइट्स में रिसर्च करना शुरू किया। तो इन्होंने ही, आप इनका नाम लिख सकते हो, दयाराम साहनी जी का नाम लिख सकते हो, और अगर कोई मतलब आप ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, दयाराम साहनी जी का नाम लिख सकते हो, रखलदास बैनर्जी जी का नाम लिख सकते हो, इन्होंने ही एक्सकवेशन स्टार्ट की थी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की, तो मैंने अभी आपको बताया मैप के थ्रू कि ये इधर का जो पूरा, इधर का ये जो पूरा एरिया था, ये किसका था, आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे आपको इसके एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। आप जानते हो ना, लाइक अगर ये इंडिया है तो ये इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट क्या हो जाएगा, यही होगा ना, ये ऊपर नॉर्थ और इधर क्या हो जाता है, वेस्ट। तो ये वाला पार्ट क्या, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज नेम्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज इट्स फर्स्ट डिस्कवरी वॉज मेड इन मॉडर्न डे हड़प्पा साइट। इसकी जो लेटेस्ट फर्स्ट डिस्कवरी थी वो कहाँ पे, हड़प्पन साइट में, हड़प्पन साइट में, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है, अभी हड़प्पा की साइट कहाँ प्रेजेंट है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है। यहाँ पे इसको मतलब मिला गया था, इसके एविडेंसेस मिले थे, इसे खोजा गया था कब, 1921 में। दैट इज वाई सभ्यता को हम हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आप कहोगे कि अच्छा इसकी साइट तो मोहनजोदड़ो भी थी, तो इसे मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते, कालीबंगा सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते, लोथल सिविलाइजेशन क्यों नहीं कहते, सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं। तो क्वेश्चन तो आपका वैलिड है, लेकिन आंसर भी आपकी एनसीईआरटी आपकी बुक्स बता देती हैं। तो आंसर विल बी कि जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी वो हड़प्पा में हुई थी, और हड़प्पा कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है पाकिस्तान में है हड़प्पा की जो साइट है। दैट इज वाई से हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी अदर भी चीज़ें हैं, मैनी प्लेसेस सिंध रीजन में जो है वो सेंट्रल टू द एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी सिंध के एरिया में और भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हमें हड़प्पा की चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन वो सेंटर्ड इन पंजाब एंड सिंध रीजन्स, कहाँ पे, आपके पंजाब के और सिंध के रीजन्स में, प्राइमरी इन द इंडस वैली, ठीक है। सेकंड चीज़ बता रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कंफर्म किया, बिकॉज इट इज फाउंड इन द इंडस वैली। इंडस वैली के आसपास ये सभ्यता बसी हुई थी, दैट इज वाई से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और कौन कौन से पार्ट्स में एक्सटेंडेड थी, हमारा गुजरात का पार्ट, हरियाणा का पार्ट और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पार्ट्स इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। ओके, सो फार द लोकेशंस ऑफ 2800 साइट्स, यानी 2800 साइट्स के मिलते हैं कि 2800 साइट्स हो सकती थी हड़प्पा की, बट हमें मैच्योर साइट्स जो हैं वो सिर्फ 7 मिली हैं, या कह सकते हो जो साइट्स हम डिस्कवर कर पाए हैं या जो साइट्स मैच्योर है जिसमें हमें चीज़ें मिल रही हैं वो सिर्फ लिमिटेड है, और वो कितनी है, सिर्फ 7 है नंबर में। और इन 7 साइट्स के नाम आपको याद करने इंपॉर्टेंट है थोड़े से, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी, बट हाँ क्वेश्चन उनसे से पूछे जाते हैं इन साइट्स में से। तो इनमें जो सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट वाली साइट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट साइट है आपकी हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके पंजाब में। सेकंड साइट इज योर मोहनजोदड़ो, कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सिंध में प्रेजेंट है। थर्ड सिटी कहाँ पे आपकी, चन्हुदारो साइट है, कहाँ पे, आपके साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो के आपके साउथ में। मोहनजोदड़ो के नीचे साइड पे क्या, कौन सी साइट दिखेगी आपको, चन्हुदारो, ये आपकी थर्ड सिटी है। और फोर्थ सिटी है आपकी लोथल। कौन सी सिटी है आपकी, फोर्थ, लोथल साइट है। लोथल किस लिए फेमस है, अपने डॉकयार्ड्स के लिए। किस लिए फेमस है, डॉकयार्ड्स के लिए फेमस है। तो लोथल साइट है जो कि अबव है गल्फ ऑफ कम्बट। गल्फ ऑफ कम्बट कहाँ पे, आपके गुजरात का ये जो एरिया होता है, इधर गुजरात का जो एरिया, इसके ऊपर आपकी प्रेजेंट है, मतलब ऊपर साइड पे प्रेजेंट है आपकी, ये आपका लोथल की साइड। फिफ्थ सिटी है आपकी कालीबंगा कहाँ पे, नॉर्दर्न राजस्थान के नॉर्थ, ऊपरी राजस्थान में। नॉर्दर्न मतलब क्या होगा, ऊपर वाले राजस्थान के पार्ट में प्रेजेंट है आपकी कालीबंगा। एंड सिक्स्थ टाउन क्या है आपकी, बनवाली कहाँ पे प्रेजेंट है, हरियाणा की कोई हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये बनवाली साइट प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, आप नंबर्स को याद करिएगा, कौन कौन सी साइट्स हमने देखी। ओके, तो फर्स्ट साइट हमने क्या देखी, आप सब जानते हो, फर्स्ट साइट हमने देखी हड़प्पा। सेकंड साइट हमने क्या देखी, आपकी मोहनजोदड़ो। थर्ड साइट हमने कौन सी देखी आपकी, ये कहाँ गई, हाँ, चन्हुदारो। कौन सी साइट है आपकी, थर्ड वाली साइट है आपकी
चनहुद्रो। फोर्थ साइड है आपकी लोथल, कौन सी साइड हमने देखी, लोथल। फिफ्थ साइड हमने देखी आपकी कालीबंगा, फिफ्थ साइड इज योर कालीबंगा एंड सिक्स साइड इज योर बनवाली। कौन सी साइड है आपकी, सिक्स है आपकी बनवाली, ठीक है। तो ये सारी कुछ साइट्स हैं जो हमें हड़प्पा में देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट साइट्स आप इन्हें कह सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो हम हड़प्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाउन प्लानिंग। आपने सुनी होगी कि हड़प्पा जैसी जो गलियाँ थी, हड़प्पा की जो रोड्स थी, हड़प्पा के जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, घर थे मतलब गजब के थे। तो जो लोग बोलते हैं गए नहीं थे हड़प्पा देखने, उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। तो अब आप भी पढ़ाई करोगे, अब आप भी देखोगे कि आखिर टाउन प्लानिंग ऐसी थी क्या, क्यों इतना बोला जाता था। तो भाई अगर इतने पुराने समय की बात हो रही है तो हम एक्सपेक्टेड क्या करते हैं, नॉर्मल चीज़ें एक्सपेक्टेड करते हैं कि कुछ भी झोपड़ी ओपड़ी बना करके कैसे भी रह रहे होंगे। बट यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत इंप्रेसिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेन फीचर हड़प्पा का क्या है, आपके टाउन प्लानिंग। उनका टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था, हमें उनसे सीखना चाहिए। दे हैड देयर ओन फोर्ट्रेसेस वेयर द रूलिंग पीपल लिव्ड। उनके पास उनके फोर्ट्स भी थे, लाइक किले टाइप की चीज़ें भी थी जहाँ पे रूलिंग क्लास, मतलब ऐसा कुछ वहाँ पे राजा वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता था, ये याद रखिएगा। रूलिंग क्लास हमेशा आप एक डोमिनेंट क्लास मान सकते हो कि जो डोमिनेंट पीपल होंगे वो वहाँ पे रहते होंगे, कोई भी रूलिंग क्लास नहीं था, ये याद रखिएगा। या हो सकता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स वहाँ पे ये चीज़ें देखते हो, लेकिन कोई भी वन राजा का सिस्टम या किंग सिस्टम वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आउटसाइड द फोर्ट, किले के बाहर लोअर सिटी थी। कौन सी सिटी थी, लोअर सिटी, जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग, हमारे जैसे लोग, छोटे मोटे आम आदमी रहते थे, और रूलिंग क्लास कहाँ पे थे, फोर्ट्स में रहते थे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या था, द बिल्डिंग्स वर अरेंज लाइक अ ग्रिड्स एंड रोड्स। क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स जो है वो ग्रिड्स की तरह, मतलब बहुत अच्छे फॉर्मली अरेंज होती थी, और रोड्स क्या होती थी, एक दूसरे को राइट एंगल पे, ये ऐसे एक रोड गई, एक रोड ऐसे गई, एक दूसरे को राइट एंगल पे रोड्स क्या करती थी, कट करती थी। और टाउन्स बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किए जाते थे। जो लार्ज बिल्डिंग्स थी, लार्ज बिल्डिंग्स थी वो हमें हड़प्पा में भी मिलती है और मोहनजोदड़ो में भी मिलती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लार्ज बिल्डिंग्स। और जो क्या शो करती हैं कि कितनी वहाँ पे मैजेस्टी एंड प्रेस्टिज रूलर्स की, यानी कि जो भी रूलिंग क्लास होगा, जिन्हें भी डोमिनेंट क्लास माना जाता होगा, उनकी कितनी प्रेस्टिज थी, उनकी कितनी, कह सकते हैं ना, मतलब इज्जत थी, उसको शो करता है क्या, कि कितनी लार्ज बिल्डिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होती थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस कौन सी थी, आपकी ह्यूज बाथ। ये आपने नाम सुना होगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ह्यूज बाथ प्रेजेंट था, और ऐसा लोग, देखो लोग अलग अलग जब डिस्कवरी होती है तो कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट उसमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि मे बी ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता हो, मे बी ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता हो। बट जो मेजॉरिटी बोलती है, जिसको एक लॉजिकल जो अपना आंसर दे पाता है, उसे हम सच मानते हैं। तो ऐसा था नहीं, बट ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि रिलीजियस बाथिंग के लिए, यानी जब कभी बड़े बड़े कोई कार्यक्रम होते हों तो ऐसी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता था, हमारा ह्यूज बाथ यूज़ होता था, ठीक है। वहाँ की जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो मोहनजोदड़ो की थी, वो कौन सी थी, आपकी ग्रेन स्टोरेज चैम्बर थी। कितनी, ग्रेन स्टोरेज, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। बट 6 चैम्बर्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन फोर्ट। और हड़प्पन के जो किला, हड़प्पा का जो फोर्ट था, किला था, वहाँ पे कितने चैम्बर्स हमें मिलते हैं, 6 चैम्बर्स मिलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अब हमें सिटीज में बेक्ड ब्रिक्स यानी पके हुए ईंटे के वो मिलने लगे, बहुत बड़ी बात है। लोग वहाँ पे ईंटों तक नहीं पहुँच पाए, ये पके हुए बेक्ड ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अमेजिंग था। आपने सुना ही होगा कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था थी वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पानी निकलने की, ये सब व्यवस्था बहुत सही थी वहाँ पे। वाइल द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा इज इवन मोर यूनिक, यानी मोहनजोदड़ो का तो अमेजिंग था ही, लेकिन हड़प्पा का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। मैनी हाउसेज इन कालीबंगन हैड देयर ओन वेल्स। अभी मैंने जो पिक्चर अटैच की थी, आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था वेल्स की, क्या फोटो आपको दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी ना, ये देखो ऐसे वेल्स, बहुत सारे हाउसेज में खुद के वेल्स भी होते थे। और आप ये कह सकते हो इस टाइप में आपको सिटीज या घर भी देखने को आपको मिल सकते हैं। फोटोज देखा करो, फोटोज देखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा ही क्लियर होती हैं, ठीक है। सिर्फ बुक रीडिंग से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो बहुत से हाउसेस थे कालीबंगन में जिनके पास खुद के वेल्स हुआ करते थे, ठीक है। अगर हम फोटो देखते हैं तो ये आपकी ग्रेट बाथ की फोटो है। किसकी फोटो है, ग्रेट बाथ की। आप देख सकते हो कि इधर से भी स्टेयर्स है, इधर से भी स्टेयर्स है, दोनों तरफ से स्टेयर्स है, और ये बहुत बड़ी सी जगह है जो सराउंडेड है, आपके ईंटों से सराउंडेड है। और यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि रिलीजियस बाथिंग होती होगी, यानी कोई बड़ा प्रोग्राम होता होगा तो यहाँ पे सारे लोग जो भी करते हो तो ऐसा कुछ माना जाता था, ठीक है। मतलब एक आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रही हूँ, लिटरली
सब चीज़ें हमें नहीं समझ आ पाती हैं। देन हम अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडस वैली का जो इंडस वैली में मच लेस रेनफॉल अब होती है, उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रेनफॉल हुआ करती थी। ये रीजन अब नो लॉन्गर फर्टाइल, अब फर्टाइल नहीं रह गया, पहले बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था। रिच एरियाज हेयर शूज द रीजन वॉज वेरी फर्टाइल इन एशियंट टाइम्स, एशियंट टाइम्स में रीजन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था। इंडस रिवर जो है वो ज़्यादा एलुवियल सॉइल को लेके आती थी इन कंपैरिजन टू नाइल रिवर। इजिप्ट की जो नाइल रिवर है उसके कंपैरिजन में हमारी इंडस रिवर, सिंधु नदी ज़्यादा फर्टाइल लैंड को यानी ज़्यादा एलुवियल सॉइल को ये डिपॉजिट कर पाती थी, इसीलिए एरिया ज़्यादा फर्टाइल था। यहाँ के लोग क्या करते थे, ये सीड कब बोते थे, नवंबर के महीने में जब आपका फ्लड सबसाइज होता है, यानी जैसे फ्लड आके गया तुरंत उन्होंने क्या किया, सीड को बो दिया। और हार्वेस्ट कब करते थे, अप्रैल के महीने में जब फ्लड आने वाला होता था उसके पहले ये हार्वेस्ट कर लेते थे। वीट और अपने बारले के क्रॉप्स को ये हार्वेस्ट कर लिया करते थे। अगर हम इनके क्राफ्ट की बात करें, टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं तो हड़प्पा का जो कल्चर है उसे हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं। इसका मतलब है कि ये ब्रॉन्ज एज का मतलब है कि ये कॉपर में टिन मिलाते थे। कॉपर में टिन मिलेगा तभी तो ब्रॉन्ज बनेगा, तो कॉपर में टिन मिला करके ये अपने क्राफ्ट्स को बनाया करते थे। इस टाइम पे हमें कोई कॉटन का भी क्लॉथ मिला है एविडेंस में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि किस सिविलाइजेशन से, किस सभ्यता से, किस एज से आपको कॉटन क्लॉथ मिला है, तो आंसर विल बी द हड़प्पा। हड़प्पा से आपको पहला पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ मिला है। साथ ही साथ ह्यूज ब्रिक बिल्डिंग्स, यानी बड़ी बड़ी ये लोग बिल्डिंग्स भी बनाते थे, जिससे हमें पता चलता है कि आर्किटेक्चर में, स्थापत्य कला में कितने ज़्यादा माहिर हैं। साथ ही साथ ये गोल्ड सिल्वर प्रोबेबली कम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड जेम्स फ्रॉम साउथ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि ये अफगानिस्तान से गोल्ड को, सिल्वर को इंपोर्ट करते थे। साथ ही साथ इंपोर्ट क्या करते थे, मतलब मंगाते थे, लेते थे। और साथ ही साथ ये जेम्स को भी बहुत पसंद करते थे साउथ इंडिया वाले रीजन से। ये साउथ इंडिया वाले रीजन से इधर ये प्रेजेंट थे, इधर वाले एरिया से जेम्स को लेते थे। पॉटर्स व्हील वहाँ की बहुत प्रेवलेंट है। वहाँ की पॉटरी की अलग ही बात है कि वहाँ की जो पॉटरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनती थी, बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा शाइनी बनती थी। ब्राउन पॉट्स बनाते थे वो लोग और उसमें ब्लैक कलर से डिजाइन करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद करिएगा, इसकी पॉटरी के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, ब्राउन कलर के पॉट्स यूज करते थे और उसमें डिजाइन कैसी होती थी, ब्लैक। ये आप देख सकते हो फिगर में, ब्राउन कलर के पॉट्स हैं और इसमें ब्लैक कलर से इन्होंने डिजाइन कर रखी है। ऐसी ही इनकी पॉटरी हमें देखने को मिलती थी। नेक्स्ट आता है इनके ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में अगर पढ़ते हैं तो ग्रेट इंपॉर्टेंस जो ट्रेड की है उसे हम बोलते हैं। यहाँ पे सीरियल चैम्बर्स के साथ साथ क्ले सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, यानी कि वेट वगैरह थे, मेजरमेंट की चीजें थी। तो मेजरमेंट की चीजें कोई क्यों रखेगा, तभी रखेगा ना जब वो व्यापार करना चाहता हो। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रेड के भी हमें चीजें देखने को मिलती हैं। ऑल दीज एक्सचेंजेस वर डन थ्रू एक्सचेंज, यानी यहाँ पे कौन सा सिस्टम आप कह सकते हो, तो बार्टर सिस्टम कह सकते हो। एक हाथ लो एक हाथ दो, कोई ऐसी चीज तो इनके पास थी नहीं, मनी कॉइन जैसी कोई चीजें उस टाइम पे नहीं थी, तो आप एक्सचेंज वाला सिस्टम वहां पे चलता था। दे वर फैमिलियर विद द व्हील, ये व्हील से फैमिलियर थे। हड़प्पन्स हैड ट्रेड रिलेशंस। अब किनके साथ इनके ट्रेड रिलेशंस थे, तो राजस्थान वाले एरिया के साथ और साथ ही साथ अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी इनके कुछ एविडेंस मिलते हैं, व्यापार के, ट्रेड के, इनके कुछ एविडेंस यहाँ पे हमें मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हमारे पास कोई क्लियर आइडिया अभी नहीं मिलता कि क्या हमारी हड़प्पा के पास कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी या नहीं थी। बट इफ जोन ऑफ हड़प्पन कल्चर इज कंसीडर्ड एज पॉलिटिकल जोन देन दिस सब कॉन्टिनेंट हैज नेवर सीन सच अ लार्ज पॉलिटिकल यूनिट। यानी अगर हम देखें कि इसमें तो क्या कहते हैं, अगर हम देखें इसे एक पॉलिटिकल जोन के बाद तक की तरह में, तो जब तक मौर्यन एम्पायर नहीं आया तब तक जो रीजन था उनका, जहाँ पे वो मतलब उनका जो रीजन था वहाँ पे हमें कोई भी बड़ी पॉलिटिकल यूनिट नहीं मिलती। इसीलिए हड़प्पा में आपको कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल यूनिट नहीं दिखेगी। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हड़प्पन साइट, नो रिलीजियस बिल्डिंग्स, यानी कोई भी टेम्पल, कोई भी रिलीजियस क्या कहते हैं आपकी बिल्डिंग्स वहाँ पे हमें नहीं मिलती, ना टेम्पल मिलता है, कुछ भी नहीं हमें वहाँ पे मिलता। द इंडस वैली सिविलाइजेशन लैक्ड वेपन्स, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इनके पास वेपन्स की कमी थी। क्या थी इनके पास, वेपन्स की कमी थी। अगर हम इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें, पूजा पाठ क्या करते थे, देखिए कोई टेम्पल नहीं मिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनर घुमा के पूछ लेता है, क्योंकि हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस इनकी मिलती है, देवी देवताओं की मूर्ति हमें मिलती है, लेकिन सिर्फ मूर्ति मिलती है, वो मूर्ति कहीं पे स्थापित नहीं मिलती, कोई टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलता जहाँ पे मूर्ति रखी हो भगवान जी की, ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता देखने को, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ राइप क्ले फीमेल स्कल्पचर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीमेल की मूर्तियाँ मिलती हैं, जिससे क्या पता चलता है कि ये फीमेल गॉडेस की पूजा ज़्यादा किया करते थे। और ऐसी एक हमें मूर्ति मिली है जहाँ पे
अ प्लांट कमिंग आउट ऑफ अ वॉम्ब ऑफ अ वुमेन, यानी एक वुमेन के वॉम्ब से एक प्लांट को निकलते हुए हमें एक मूर्ति मिली हुई है। इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारे नेचर की मदर गॉडेस की बहुत ज़्यादा, या अर्थ गॉडेस कह सकते हो, मदर गॉडेस कह सकते हो, नेचर कह सकते हो, इसको बहुत ज़्यादा माना करते थे। 6th सेंचुरी AD में और बहुत सारी मदर गॉडेस लाइक दुर्गा, अम्बा, काली, चंडी, इनकी हमें बहुत ज़्यादा व्याख्या देखने को मिली है पुराणाज में और तंत्राज में, ठीक है। इसके साथ साथ ये फीमेल गॉड्स की तो पूजा करते ही थे, साथ ही साथ इनके कुछ मेल डाइटीज भी थे, कुछ मेल गॉड्स भी थे। तो मेल डाइटीज क्या है, इनके एक सील पे इन्हें फोटो मिलती है जहाँ पे 3 हॉर्न्स ऑन हिज हेड, यानी सर पे उनके ऐसे 3 हॉर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, और वो लोटस पोस्चर में बैठे हुए मिलते हैं। एक सील मिलती है हमें, एक सील मिलती है, यानी कि आप कह सकते हो सील ऐसा कुछ होता है जिसमें आप कुछ क्राफ्ट करवाते हो, कुछ गढ़वाते हो किसी चीज़ को, तो उसे हम कह सकते हैं 3 हॉर्न्स ऑन हिज हेड, और लोटस पोस्चर में वो बैठे हुए मिलते हैं। मेडिटेशन पोस्चर लाइक अ योगी, जैसे कोई योगी बैठते हैं उस टाइप के पोस्चर में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हमें एक सील मिलती है जिसपे हमें पशुपति महादेव की वो डाइटी मिलती है। द डाइटी डिपिक्टेड ऑन द सील इज कॉल्ड पशुपति महादेव, यानी ये जो हम अभी हमने डिस्क्रिप्शन देखा, इसे हम क्या बोलते हैं, पशुपति महादेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पशुपति महादेव आपको किस उससे मिलता है, ठीक है। इनके साथ साथ ये लोग ट्रीज की और एनिमल्स की भी पूजा किया करते थे। पीपल जो थे सिंधु रिलीजन के, ये क्या कहते हैं, ट्री वर्शिप, क्या करते थे ये, ट्री वर्शिप, पेड़ों की पूजा किया करते थे। सील इट डिपिक्टेड है जहाँ पे ब्रांचेस ऑफ पीपल का जो ट्री है, पीपल, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, पीपल का जो ट्री होता है वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, उसके कई सारे हमें सील्स देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ हमें हम्ड बुल क्या होता है, जो बैल होता है जिसके पीछे से वो निकला होता है ना, कुबर कहते हैं, जो भी निकला होता है उसे हम्ड बुल कहते हैं। और साथ ही साथ एक सींग वाला एनिमल जो यूनिकॉर्न होता है, या फिर राइनोसरस भी हो सकता है, ये हम पहचानने में थोड़े से असक्षम है कि वो यूनिकॉर्न राइनोसरस जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ऐसे एनिमल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मे बी ये पूजे जाते हों या इनका बहुत यूज़ लिया जाता हो, ऐसा हमें, क्योंकि कई सारे सील्स में हमें ये एनिमल्स आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो अर्लीस्ट स्पेसिमेन, मतलब हमें 1853 में सबसे पुरानी स्क्रिप्ट मिल गई थी, लेकिन 1923 में हम पूरी स्क्रिप्ट को देख पाए थे अच्छे से, लेकिन अभी भी हम पूरी स्क्रिप्ट को ठीक से समझने में सक्षम नहीं है। इनकी पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से अभी हम समझ नहीं पाए हैं। 4,000 स्पेसिमेंस मिलते हैं हड़प्पन राइटिंग्स के, जहाँ पे वो स्टोन सील्स पे लिखा करते थे, ठीक है। 250 से लेकर के 400 पिक्टोग्राफ्स मिलते हैं। पिक्टोग्राफ्स क्या होता है कि कोई भी आपकी सील ले लिया, उसमें पिक्चर के थ्रू, लाइक यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे अब एक हथौड़ा रखा है, यहाँ एक जानवर जा रहा है, यहाँ एक पेड़ बना है, अब आप इसमें समझो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ्स। वो अपने हिसाब से जो भी कहना चाहते थे उसे पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया करते थे, ठीक है। तो हम इसको भी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, पिक्टोग्राफ्स को हमारे आर्कियोलॉजिस्ट अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेजरमेंट वेट की अगर हम बात करते हैं कि क्या कैसे ये लोग मेजर किया करते थे, तो हमें मेजरमेंट यूनिट्स वहाँ पे मिलती हैं, और ये मेजरमेंट यूनिट्स किसमें, 16 के, हमें जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक किलो का है, फिर 2 किलो का कुछ है, फिर 3 किलो का कुछ है, तो इनकी जो मेजरिंग यूनिट्स होती थी वो किलो के भाव, किलो की तरह नहीं, बट कुछ 16 यूनिट्स होती थी, लाइक 16 यूनिट्स, देन आपकी 32 यूनिट्स या 48 यूनिट्स, तो इसके मल्टीपल में ये चीज़ चलती रहती थी, 16 का मल्टीपल या रिकरेंट्स होते रहते थे। हड़प्पन वाले जानते थे कि आखिर मेजर कैसे किया जाता है। सच पोल्स हैव बीन फाउंड विद द मेजरिंग मार्क्स ऑन देम, यानी कुछ ऐसे पोल्स मिलते हैं जिसमें मेजरिंग के मार्क्स होते थे, लाइक इतना आपको कुछ उनकी कोई वैल्यू रहती होगी, इतने की कुछ अलग वैल्यू, इतने की कुछ अलग वैल्यू रहती होगी, तो मतलब मेजरिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम इनकी पॉटरी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, बहुत अच्छी पॉटरी बनाते थे, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये कैसी शाइनी पॉटरी इनकी होती थी, चमकदार पॉटरी होती थी। साथ ही साथ ये कैसे बनाते थे, आपकी ब्राउन पॉट्स बनाते थे, कैसे ब्राउन पॉट्स बनाते थे, और उनमें ये ब्लैक कलर से डिज़ाइन करते थे, ब्लैक कलर से ये क्या करते थे, डिज़ाइन करते थे। याद रखिएगा इन चीज़ों को। ट्री फिगर्स आर यूजुअली फाउंड ऑन हड़प्पा पॉट्स पे इनके ट्री के, यानी ट्री के डिज़ाइंस वगैरह ज़्यादा करते थे, और साथ ही साथ ह्यूमन फिगर्स भी मिले, यानी ये पॉट पे ह्यूमन के फिगर्स भी, लाइक ये अगर इनका पॉट है तो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत अच्छे मॉडर्न ह्यूमन्स नहीं बनाएंगे, लाइक इस तरह से इन्होंने एक ह्यूमन बना दिया, फिर इस तरह से एक ह्यूमन बना दिया, तो इस तरह ये
भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इनकी पॉटरी में, ठीक है। सील्स की अगर हम बात करते हैं तो सो फार अबाउट 2000 सील्स यहाँ पे हमें रिसीव हुई हैं, और ज़्यादातर सील्स में किन की फिगर्स हैं, बफेलोज की, टाइगर्स की, गोट्स की, एलिफेंट्स की, यहाँ पे इनग्रेव्ड है फिगर्स, ठीक है, मिनिएचर छोटी छोटी पिक्चर्स 2000 सील्स में मिली हैं, जहाँ पे हमें बफेलोज की, टाइगर्स की, गोट्स की, एलिफेंट्स की बहुत सारी सील्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें मृण मूर्तियों के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, मृण मूर्तियों के बारे में, तो स्कल्पचर्स मेड ऑफ क्ले बेक्ड इन फायर हैव बीन फाउंड, यानी ऐसे भी स्कल्पचर्स मिले हैं जो क्ले से, मिट्टी से बने होते हैं और उन्हें आग में पकाया जाता था, बेक किया जाता। सोचिए कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे भाई उस टाइम के, सब कुछ जानते थे, मतलब उन्हें बेक करना भी, उसे बेक करते थे, पकाते थे। दे वर यूज्ड अर्लियर एज टॉयज, पहले टॉयज की तरह यूज़ किया जाता था, और हो सकता है वर्शिपेबल स्टैचूज भी हो, यानी पूजनीय भी हो सकता है वो अपने भगवान लोगों की भी ऐसे स्कल्पचर्स बनाते हो सकता है वो टॉयज भी ऐसे बनाते हो। हरप्पन कल्चर लैग्स बिहाइंड इन स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, थोड़े से ये पत्थर के क्राफ्ट नहीं बनाए थे उन्होंने, बहुत कम पत्थर के क्राफ्ट बनाए थे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा पूरा हरप्पा कंप्लीट होता है। हमने पूरा हरप्पा सिविलाइजेशन देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, इनकी पॉटरी के बारे में देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, इनके सील्स के बारे में देखा, हमने इनकी आर्किटेक्चर के बारे में देखा, साथ ही साथ हमने और क्या क्या चीज़ें देखी, हमने इनके रिलीजियस गॉड्स के बारे में देखा, हमने गॉडेसेस के बारे में देखा, हमने ट्रीज़ की वर्शिप देखी, हमने इनकी मृण मूर्तियों के बारे में देखा, हमने इनकी जोग्राफिकल एक्सपेंशन देखी कि कहाँ कहाँ है, हमने देखा कि किसने इसको एक्सकवेट किया था, किसने इसको ढूंढा था, क्या क्या चीज़ें थी। हमने पूरा जितना कुछ हो सकता था हरप्पा के बारे में वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम वैदिक एज के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।